नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज से दोस्तों हम एसएससी जेईई के लिए एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स के एमसीक्यूज करने के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पे चलेंगे। पहले हम दोस्तों साइंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले। तो हर सब्जेक्ट के यहाँ पे हम 500 अप्रोक्स क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिखने वाले, इसलिए सभी लेक्चर्स देखने इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको दिक्कत आ सकती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी को आप रट भी सकते हैं, बट दोस्तों उनके लिए भी थ्योरी मस्ट है। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना चालू करिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। थ्योरी कहाँ से पढ़नी है? तो मैंने दोस्तों कंप्लीट थ्योरी 80 आवर्स में कराई है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इवन स्टैटिक जीके, ये सभी सब्जेक्ट आपको 80 आवर्स में मिल जाएंगे। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे जाके दोस्तों इनको आप परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको सभी का कंप्लीट मिल जाएगा, मैंने अपडेट कर दिया है। साथ में दोस्तों करंट अफेयर हमारा चल रहा है, करंट अफेयर का मैं पीडीएफ बना चुका हूं अगस्त तक। और ये सभी जो क्वेश्चंस करंट अफेयर में मैं करा रहा हूं, ये सभी मैंने डेली बेसिस पे उठाए हैं। मतलब जैसे कि जनवरी का है तो 1 जनवरी से 2 जनवरी से इस टाइप से मैंने दोस्तों क्वेश्चंस उठाए हैं, जिससे कि आपका हर एक क्वेश्चन एग्जाम में लग जाए। इसकी प्रॉपर पीडीएफ मैं अपलोड कर चुका हूं, आप ऐप पे जाके देख सकते हैं। साथ में दोस्तों एमसीक्यू जो सेशन होगा उसकी मैक्सिमम क्लासेस ऐप पे होंगी। मतलब कंप्लीट आपको ऐप पे सभी चीजें मिल जाएंगी। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो फीस भी कम है और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलने वाला। आप प्ले स्टोर पे जाएं, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करें और वहां पे सभी चीजें पढ़ सकते हैं। मेरा नंबर है दोस्तों 9568738916। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज। जो कॉनकेव लेंस होता है दोस्तों, ये किस टाइप की इमेज बनाता है, ये आपने बताना है। तो ये बनाता है वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट मतलब सीधी, और डिमिनिश मतलब छोटी, पॉइंट साइज की। पता कैसे करेंगे दोस्तों? याद रखने का तरीका है, पहले आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे इमेज बनती है। मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, ये मैं लाइट के चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से डिटेल में कवर किया है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप जाएंगे वहां पे, आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। चलिए मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखो दोस्तों, कॉनकेव लेंस है जो किनारों से मोटा होता है और बीच से पतला होता है। अब देखो हमने इस पे रेज डाली है पैरेलल रेज। पैरेलल रेज जब इस पे टकराएगी, लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि अपने अंदर से पास करती है रेज को। तो हमेशा जो भी इमेज बनेगी वो डिपेंड करेगी दोस्तों कि किस साइड बन रही है, उसका नेचर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा किस साइड बन रही है। अगर लेंस के इस साइड बन रही है तो हमेशा इमेज कैसी होगी दोस्तों? रियल इमेज होगी। और अगर लेंस के इस साइड बन रही है, जिस साइड से रेज आ रही है, तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि इस साइड तो हम इसको जबरदस्ती मिला रहे हैं। मिलना चाहिए दोस्तों इस साइड, बट जब ये टकराएंगी तो ऐसे निकल जाएंगी, आगे चल के ये नहीं मिलने वाली। इनका प्रोजेक्शन हम पीछे मिलाएंगे तो इमेज बनेगी वर्चुअल। इरेक्ट बनती है दोस्तों, इरेक्ट का मतलब है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो सीधी, इससे नीचे बन रही है तो उल्टी। और इस केस में आपने याद रखना है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो याद रख लेना है कि सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। डिमिनिश मतलब पॉइंट साइज की बनती है। आप देख रहे हैं अनंत से ले जा रही है तो अनंत पे जो ऑब्जेक्ट होगा बहुत बड़ा होगा और उसका इमेज साइज पॉइंट साइज का बन रहा है। तो ये है कॉनकेव लेंस। ऐसे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होता है दोस्तों, मिरर्स होते हैं, सभी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
आपने बताना है नॉइज को हम कैसे मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं। तो नॉइज को हम मेजर करते हैं डेसिबल में। डेसिबल में हम नॉइज को मेजर करते हैं। और देखो देखो दोस्तों, इसका सिंबल मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली हम पहला वर्ड को कैपिटल बनाते हैं, बट इसमें पहला वर्ड स्मॉल है और सेकंड वर्ड कैपिटल। ध्यान रखना है, ये इसका सिंबल। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वे रात में अंधेरे में उड़ते हैं। तो इसका आपने रीजन बताना है, ऐसा कैसे कर पाते हैं। तो देखो, मैंने आपको साउंड के चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया है दोस्तों, और उसमें बताया था कि कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स, साउंड, ये सभी चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ही बैट्स अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। लेट सपोज यहाँ पे बैट है और आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इनको कैसे पता चलेगा कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये अपने मुंह से दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालेंगे, ये इस पे टकराएगी, टकराने के बाद ई को इसके कान पे सुनाई देगी, कितने टाइम पे सुनाई देगी ये उसको काउंट कर लेंगे, और साउंड की स्पीड इनके पास ही होती है। तो ये यहां से क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पता चल जाता है कि कितनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये रात को उड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस विल हैपन टू ए बो ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट एट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बर्तन है, कंटेनर है, बो है, जो भी आप मान सकते हैं। यहाँ पे रखा है वाटर, इसमें वाटर फिल है, और उसमें है दोस्तों बर्फ के टुकड़े, आइस। अब आपने बताना है ये पूरा कंटेनर, पूरा सिस्टम 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैसे, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट करती है। अब देखो, जब मेल्ट करती है दोस्तों, तो मेल्ट करने के कारण ये क्या करेगी भाई, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, लेट सपोज कोई आइस है जिसका टेम्परेचर है -1 डिग्री सेल्सियस। अभी तो मेल्ट नहीं करेगी, इसको और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, धीरे धीरे एनर्जी जाएगी अंदर, और ये किस तक पहुंचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये एनर्जी लेगा दोस्तों। वहीं पे ये वाटर है, वाटर भी दोस्तों फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस, बट ऐसे फ्रीज नहीं होगा ये दोस्तों क्या करेगा, अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करेगा, अपने अंदर का टेम्परेचर कम करेगा, अपने अंदर का टेम्परेचर कम करेगा, तब जाके दोस्तों ये फ्रीज करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अपने अंदर से एनर्जी रिलीज कर रहा है, और ये इस एनर्जी को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये पिघल जाएगा दोस्तों, और ये बर्फ बन जाएगा, ये पिघल जाएगा और ये बर्फ बन जाएगा, और आप देखेंगे ये पूरा सिस्टम दोस्तों इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, जो हम मैप बनाते हैं उसके आर्ट को क्या बोलते हैं, उसके आर्ट को बोलते हैं कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्टोग्राफी। यहाँ पे आपने बताना है क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, क्यूरी पॉइंट क्या होता है ये आपने बताना है। तो सिंपल है, देखो आपको पता है जो भी मेटल होते हैं उनमें दो प्रॉपर्टी मिलती है। एक प्रॉपर्टी दोस्तों, वे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। दूसरा, उनमें दोस्तों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। अब अगर मैं इसको हीट करता जा रहा हूं, हीट करता जा रहा हूं, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर ये मेटल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगा, पूरी तरह से खो देगा। तो जिस टेम्परेचर पर इसने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज की है दोस्तों, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्यूरी पॉइंट बोलेंगे। क्यूरी पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है जिस पर कोई मेटल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देता है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर लीस्ट एट द इक्वेटर। देखो यह है क्वेश्चन और यह है इसका आंसर। चलिए जानते हैं क्या बोलना है। यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का के बारे में आपने बताना है।
तो देखो दोस्तों, जी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता है अर्थ पर। इसका एवरेज वैल्यू लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज है दोस्तों, ये वेरी करता रहता है। आप देखेंगे जो हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर सबसे कम होगा जी का वैल्यू, और पोल्स पर दोस्तों सबसे ज्यादा होता है। पोल्स पर जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। और अगर बात करें सेंटर में, जैसे हम डेप्थ में जाएंगे अंदर, सेंटर पे जाएंगे अर्थ के, तो वहां पर दोस्तों इसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो लीस्ट कहां पे होता है? लीस्ट होता है दोस्तों इक्वेटर। पूरी अर्थ की बात करें, अर्थ की सरफेस की बात करें दोस्तों, तो अर्थ के सरफेस पर इक्वेटर पर सबसे कम होता है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से आगे बढ़ेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे डेप्थ का मतलब नहीं है, नीचे मतलब इक्वेटर से साउथ पार्ट में जाएंगे, तो इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा और पोल्स पर जाके ही मैक्सिमम हो जाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर इक्वल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे दोस्तों? देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो आपको पता होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है दोस्तों जो रिजल्टेंट नॉर्मल से बनाता है। मतलब ये है आपका एक इंक्लाइन सरफेस, यहाँ पे कोई गाड़ी है या कोई भी बॉक्स रखा हुआ है, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ऐसे बनाने में इसको। ठीक है, और इसका जब हम दोस्तों ये वाला कंपोनेंट लेंगे, तो ये डब्ल्यू है, ये थीटा, ये थीटा, थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू कोस थीटा। ये होगा डब्ल्यू साइन थीटा, और ये होगा दोस्तों इसका नॉर्मल एन का वैल्यू होगा डब्ल्यू कोस थीटा के बराबर। तो यहां से हम एक नॉर्मल निकालेंगे, तो नॉर्मल आएगा आर। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सभी थीटा है। तो ये थीटा दोस्तों एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। कैसे? पहले आपको समझना होगा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। हमने सोइल में पढ़ा है, ये हमारी सोइल है, इस शेप में रखी हुई है, हमने सोइल का ढेर लगा रखा। तो ये दोस्तों रुकी हुई है, ये कोई एक एंगल है जिसको हम बोल रहे हैं फाई। अगर मैं फाई को बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, एक कंडीशन ऐसी आई दोस्तों, जब ये सोइल दोस्तों स्लाइड करने लगी, तो जब स्लाइड करने से पहले जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज वो क्रिटिकल एंगल होता है जिस पर सोइल जस्ट टू फेल होने से पहले रुकी रहती है। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, चलिए जानते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूं दोस्तों, उसी डायग्राम को बना रहा हूं, तो उस डायग्राम को आप फिर से देख लीजिए। ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू कोस थीटा है, ये डब्ल्यू साइन थीटा है, और यहाँ पे दोस्तों एक फोर्स लगेगा जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा स्लाइडिंग की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसको बोलेंगे एफ। तो एफ को कैसे निकालेंगे आप? तो एफ आएगा दोस्तों डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर। भाई इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही कंपोनेंट इसको नीचे ले जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों, एफ जो होता है, एफ होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। नॉर्मल क्या है यहाँ पे? नॉर्मल है डब्ल्यू कोस थीटा। दोनों को बराबर रखेंगे, डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू डब्ल्यू कोस थीटा। तो यहां से डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू म्यू कोस थीटा। तो आप बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल हो जाएगा म्यू के, और थीटा इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू। तो ये थीटा आया है आपका टेन इनवर्स म्यू। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अब आपने एंगल ऑफ रिपोज निकालना है, अगर वो भी इसके बराबर आ रहा है तो हम मान लेंगे कि दोनों बराबर होते हैं। तो चलिए एंगल ऑफ रिपोज भी निकालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक फ्लैट सरफेस ली मैंने, यहाँ पे एक बॉक्स रखा, बॉक्स का वेट आएगा डब्ल्यू, यहाँ पे दोस्तों एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी एफ। तो जो आपका टेन थीटा होता है, मतलब कि ये होगा नॉर्मल, इनके बीच में एक हम क्या लेंगे दोस्तों, इस नॉर्मल और इसके बीच में
एक हम लेंगे रिजल्टेंट, और यहाँ पे बनेगा दोस्तों, तो जो tan फाई आता है, tan फाई आता है दोस्तों लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल, तो बोलते हैं हम tan फाई। तो tan फाई आप यहां से निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा आपका F लिमिटिंग अपॉन n। क्योंकि लिमिटिंग हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अब ये जस्ट स्लाइड ही करने वाला है, अब ये जस्ट स्लाइड ही करने वाला है, तो यहाँ पे हम रखेंगे F लिमिटिंग का मान, तो ये हो जाएगा दोस्तों म्यू एन, और नीचे n, n से n कैंसिल आउट, तो tan फाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों म्यू, और फाई का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, तो इसलिए हम बोल रहे हैं फाई और थीटा इक्वल होता है। चलिए आगे चलते हैं। The time period of a pendulum when taken to the moon would, तो अगर हम पेंडुलम को दोस्तों अर्थ से इस पे ले जा रहे हैं, मून पे ले जा रहे हैं, तो आपने बताना है टाइम पीरियड बढ़ेगा या डिक्रीज होगा या कांस्टेंट होगा। तो देखो टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 पाई एल अपॉन जी। आपको पता है दोस्तों जी एट मून, ये जी एट अर्थ का 6वां पार्ट होता है। अब अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसको रख देता हूं, तो आप देखेंगे 2 पाई एल अपॉन जी अर्थ, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, मतलब कि आप देख रहे हैं कि मून पर बढ़ जाएगा, मतलब अब जो उसके रोटेशन होंगे दोस्तों, जो उसके रोटेशन होंगे वे इस टाइप से हल्के हल्के हो जाएंगे, ठीक है, एक पूरा चक्कर वो ज्यादा टाइम में लगेगा। The heat transfer horizontally within the atmosphere is called, देखो ये नया क्वेश्चन है बिल्कुल। तो हीट ट्रांसफर होती है दोस्तों एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हॉरिजॉन्टली, कैसे ट्रेवल कर रही है, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एडविक्शन। क्या बोलते हैं, एडविक्शन। आपने कन्विक्शन सुना होगा, आपने रेडिएशन सुना होगा, या आपने नहीं सुना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं हम द फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग इन ए व्हील। व्हील में आपने देखा होगा एक बियरिंग लगा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी को या काइनेटिक फ्रिक्शन को, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन को किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में, जिससे कि स्मूथली गाड़ी चल पाए। फिर हम बात करते हैं शॉक एब्जॉर्बर की। ये बने होते हैं दोस्तों स्टील के, आप देखना क्यों बने होते हैं, क्योंकि स्टील हाईली इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी रखती है, मतलब कि हाईली इलास्टिक होती है स्टील, इसलिए शॉक एब्जॉर्बर हम किसके बनाते हैं, मोस्टली हम स्टील के बनाते हैं। ये ब्रिटल नहीं होते हैं दोस्तों, ब्रिटल होंगे तो जैसे दबेगा टूट जाएगा। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ, आपने बताना है दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, अगर उनका शेप और डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब दो वेक्टर हैं, उनका शेप भी समान है और उनकी डायरेक्शन भी समान है, तो उसको बोलेंगे हम दोस्तों कि ये दोनों इक्वल है। What type of force act on a car moving on a circular curved path, तो देखो एक सर्कुलर कर्व पाथ है इस टाइप से, और कार जा रही है दोस्तों ऐसे, तो आपको पता है कार जब किसी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पर दो फोर्स लगते हैं, एक अंदर की साइड रेडियल डायरेक्शन में टुवर्ड द सेंटर, और एक बाहर की साइड अवे फ्रॉम द सेंटर इन रेडियल डायरेक्शन, तो इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को बाहर खींचने की कोशिश करता है, और एक होता है दोस्तों अंदर की साइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है किसी भी बॉडी पर जो कि
कर्व पाथ पे मूव करती है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द वॉशिंग मशीन वर्क? तो किस प्रिंसिपल पर वॉशिंग मशीन वर्क करती है? तो ये भी दोस्तों सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करती है। मतलब भाई देखो, वॉशिंग मशीन में कपड़े ऐसे घूमते हैं, कर्व पाथ पे घूमते हैं, तो यहाँ पे एक फोर्स लगती है बाहर की ओर जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि डस्ट पार्टिकल को निकाल के दूर करती है, वो बाहर से बाहर की तरफ खींचती है। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करती है। अंडर व्हाट कंडीशंस विल द मैक्सिमम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी? तो किस कंडीशन में दोस्तों किसी बॉडी का मैक्सिमम वेट होगा? यहाँ पे ऑप्शन थे एट द इक्वेटर, और भी कई ऑप्शन थे। एक था दोस्तों ऑन द अर्थ पोल। देखो मैंने आपको बताया जी का वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होता है? पोल पे होता है, और इक्वेटर पे सबसे कम होता है। और आपको पता है वेट क्या है? एक डेरिवेटिव क्वांटिटी है जो कि प्रोडक्ट होता है जी इंटू एम का, मतलब कि मास इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो जहां पर दोस्तों जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा वहीं पे वेट मैक्सिमम होगा, क्योंकि एम तो एक कांस्टेंट होता है, एम नहीं चेंज होता है, बिकॉज ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जी का वैल्यू पोल्स पर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वेट भी पोल्स पर सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज एन एयर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड? तो आपने बताना है हम एयर प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? तो हम मेजर करते हैं दोस्तों बैरोमीटर से, और बैरोमीटर कुछ इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा यहाँ पे मरकरी भरी होती है और यहाँ पे एक इन्वर्टेड ट्यूब रखी होती है, जिसको हम पूरी तरह से दोस्तों वैक्यूम कर देते हैं, पूरी तरह से एयर निकाल देते हैं। तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसलिए मरकरी ऊपर चढ़ती है, और इस हम हाइट को मेजर कर लेते हैं, और P बराबर रो जी एस से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो P बराबर रो जी एस से जब प्रेशर निकालेंगे इसका, और आपको पता है दोस्तों सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे कितना प्रेशर है? P बराबर रो जी एस। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? PATM हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा FM में। तो ये PATM क्या है दोस्तों? ये गैस का प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है, गैसेज है जो कि हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, जिसको बोलते हैं PATM रो जी एच। चलिए फिर बात करते हैं व्हाई दी वेटलेसनेस इज फेल्ट व्हेन स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं दोस्तों, वे जब अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसमें जो वेट होता है वो जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी क्या होती है? जीरो हो जाती है। ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, वेट बराबर एम जी, एम तो कांस्टेंट रहेगा, जीरो जीरो हो जाएगा, तो वेट कैसा हो जाएगा दोस्तों? जीरो हो जाएगा। What is the stored heat energy stored during the change of heat in a substance? कोई सब्सटेंस है दोस्तों, सब्सटेंस में मॉलिक्यूल होते हैं। अब अगर आप इसको हीट देंगे, इसके टेम्परेचर में वेरिएशन लाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों? ये पार्टिकल्स हीट पाके वाइब्रेट करना चालू कर देंगे, वाइब्रेट करना चालू कर देंगे। वाइब्रेशन में क्या होता है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि ये इस टाइप से वाइब्रेट करते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो हीट एनर्जी है वो किस में जा रही है? काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, और यही दोस्तों थर्मल एनर्जी भी कहलाती है। यही क्या कहलाती है? थर्मल एनर्जी भी कहलाती है। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोन हुज बेसिक यूनिट इज? तो दोस्तों फोटोन किसकी बेसिक यूनिट है ये आपने बताना है। तो आपने 12th में पढ़ा होगा आइंस्टीन सर के बारे में। आइंस्टीन सर ने बताया था अपनी थ्योरी में कि जो लाइट है वे टिनी पैकेट से बनी होती है,
और उन पैकेट को क्या बोलते हैं, एनर्जी पैकेट बोलते हैं, और उनका दूसरा नाम क्या है, फोटोन है। तो फोटोन क्या है, छोटे छोटे एनर्जी के बैग्स होते हैं जिनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, लाइट्स बनेगी। तो फोटोन क्या है, लाइट की बेसिक यूनिट है। चलिए बात करते हैं, ड्यू टू विच ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द एक्सप्लोशन ऑफ न्यूक्लियर बम। तो जब न्यूक्लियर बम होता है दोस्तों, न्यूक्लियर बम में क्या होता है, एटम्स टूटते रहते हैं, फिर ये टूटेंगे, फिर ये टूटेंगे, तो एक चेन सी बनती रहती है। इसी के कारण दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है और ये सबसे ज्यादा विस्फोटक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में चेंज होते रहते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में चेंज होते रहते हैं। विच हैज मैक्सिमम मास। तो यहाँ पे चार ऑप्शन थे, एक था दोस्तों न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और एक था कोई और ऑप्शन। तो आपने इनमें से बताना है किसके पास सबसे ज्यादा मास होता है। तो देखो दोस्तों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ऑलमोस्ट इक्वल मास होता है, बट अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, बट प्रोटॉन का मास दोस्तों फार 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 ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। मतलब कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है, बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वली होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का। यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन सिंपल है, आपने बताना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रेश वाटर की बात की गई है, फ्रेश वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है ये आपने बताना है। आपने ये भी बताना है कमेंट में कि अगर हम फ्रेश वाटर में इंप्योरिटीज ऐड कर दें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा, ये आपने बताना है कमेंट में। और उसका बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी आपने बताना है कमेंट में। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है सभी क्वेश्चंस निकालने में। तो देखो 0 डिग्री होता है फ्रेश वाटर का, इन विच ए रियल गैस कैन एक्ट एज एन आइडियल गैस। तो जो रियल गैस होती है दोस्तों वो कैसे आइडियल गैस बन सकती है ये आपने बताना है। तो अगर आप सिस्टम का प्रेशर लो कर देंगे और टेम्परेचर हाई कर देंगे। देखो गैस का मतलब क्या होता है दोस्तों, गैस का मतलब होता है फ्री मूवमेंट। आइडियल गैस वही होगी जिसमें फ्री मूवमेंट होगा। अगर आप उसको किसी बर्तन में पैक कर देते हैं तो उसका फ्री मूवमेंट बंद हो जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अगर इस पे आपने प्रेशर लगा दिया ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो जो फ्री मूवमेंट है वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे आपने प्रेशर को लो करना है, टेम्परेचर को बढ़ा देना है, जिससे कि गैस के मॉलिक्यूल्स एनर्जी पाके, काइनेटिक एनर्जी पाके ट्रेवल करने लगे। तो आपने लो प्रेशर रखना है और हाई टेम्परेचर रखना है। चलिए फिर बात करते हैं, विद हुज हेल्प द प्योरिटी ऑफ ए मेटल कैन बी डिटरमाइंड। तो जो मेटल होता है उसकी प्योरिटी आप कैसे चेक करते हैं दोस्तों, किसकी हेल्प से चेक करते हैं, तो उसकी हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से दोस्तों उसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। आपने फ्लोटेशन में पढ़ा होगा एफएम में। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम मेटल को फ्लोट करा के देखते हैं और यहाँ पे डेंसिटी का ज्यादा बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो डेंसिटी का रोल होने के कारण दोस्तों हम चेक कर पाते हैं कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। इस टाइप से हम दोस्तों विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल किसी भी मेटल की प्योरिटी चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। मतलब दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दोस्तों आर है। दे फील द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगेंस्ट ईच अदर। तो यहाँ पे दोस्तों इनके बीच में एक फोर्स लगती है, आपको पता है जितने भी सब्सटेंस होते हैं वे एक दूसरे पे दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। अगर छोटा है तो उसकी फील नहीं होती है, और अगर बड़ा है जैसे कि हमारी अर्थ है तो उसका बहुत तगड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये मास पे डिपेंड करता है। अब देखो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, दोनों दोस्तों सेम साइज की है, सेम डिस्टेंस पे रखी है। तो यहाँ पे
इस साइड से ये फोर्स लगाएगा, इस साइड से ये फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स लगेगी एफ, और इस एफ का मान होगा दोस्तों जी m1 m2 आर स्क्वायर। जी क्या है? एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 क्या है दोस्तों? इसका मास है, m2 इसका मास है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आर को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों ये एफ कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पे आर को हमने क्या किया है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, इसको हमने डबल कर दिया है, तो जो एफ होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 1/4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब जो न्यू एफ होगा वो पहले एफ का 1/4 होगा। चलिए बात करते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स टू कीप ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। देखो दोस्तों, आपने किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो उसके लिए कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोस्तों ज्यों का त्यों, आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे एफ नेट 0 होना चाहिए, यही मतलब होता है इक्विलिब्रियम का। मतलब इधर से फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, तो दोस्तों इधर मूव करेगा और एफ नेट क्या आएगी, एफ नेट आएगी 10 न्यूटन। इधर से आप फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, तब भी दोस्तों ये बैलेंस में नहीं है, तब भी नेट फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है जो कि 5 न्यूटन की है, 10 - 5। आपने क्या करना है, आपने बराबर अमाउंट का फोर्स दोनों साइड से लगाना है, तब जाके बीच में रहेगा। तो यहाँ पे कम से कम 2 फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा भी फोर्स लग सकती है दोस्तों, मैंने मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स की बात की है, कितनी, 2। आप इधर से लगा सकते हैं बराबर अमाउंट का 10 न्यूटन, इधर से लगा सकते हैं 10 न्यूटन। देखो 10 न्यूटन एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, बट बराबर बराबर लगना चाहिए जिससे कि ये एक दूसरे का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर दे और इस पर जो नेट फोर्स आए वो 0 आए। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस रिक्वायर्ड टू कीप द पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम इज 2। ए सिस्टम एग्जिबिटिंग SHM मस्ट पोसेस। तो दोस्तों SHM क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SHM। तो SHM में दोनों चीज की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए एक बार देख लेते हैं SHM क्या होता है, यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा मैं। देखो दोस्तों, मोशन होते हैं 2 टाइप के, एक होता है पीरियोडिक मोशन, एक होता है नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कैसा होता है दोस्तों? जो एक फिक्स इंटरवल पे अपनी पोजीशन को रिपीट करता है, अपनी पोजीशन को दोस्तों रिपीट करता है, उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। और पीरियोडिक मोशन में आता है ऑक्सीलेशन, ऑस्किलेशन, और ऑक्सीलेशन का ही एक पार्ट होता है दोस्तों वाइब्रेशन। अगर अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो ऑस्किलेशन को बोलेंगे वाइब्रेशन। और इसी को 2 पार्ट में और डिवाइड करते हैं, एक होता है SHM, एक होता है दोस्तों नॉन SHM। SHM का मतलब है दोस्तों ये स्पेशल केस होता है ऑक्सीलेशन का, जब लेट सपोज हमने यहाँ पे दिखाया स्प्रिंग, तो जब दोस्तों ये स्प्रिंग ऐसे मूव करेगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा इसका, तो जितनी भी डिस्टेंस ये चलेगा वो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलेरेशन के, ये पूछ चुका है, तो उसको बोलेंगे SHM। अगर x या डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलेरेशन के, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्प्रिंग का एग्जांपल है, स्प्रिंग के एग्जांपल में आप देखेंगे जब इसको दबाएंगे और छोड़ेंगे तो ये फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, मतलब कि इसमें इनफ इलास्टिसिटी होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, इलास्टिसिटी तो देख ली हमने, इनर्शिया भी होना चाहिए, क्योंकि इस नेचर में जो भी प्रेजेंट है, अगर उसका मास है, प्रेजेंट है तो उसका मास होगा, और मास है दोस्तों तो उसके पास इनर्शिया होगा, मतलब कि अपनी पोजीशन में चेंज का विरोध करेगा। तो इनर्शिया तो हर किसी के पास होता है। इलास्टिसिटी दोस्तों यहाँ पे जरूरी होती है अगर SHM आपने कराना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
बोथ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया रिक्वायर्ड होता है एसएचएम के लिए। चलिए बात करते हैं, टू इजिली ओपन ए डोर इट्स हैंडल शुड बी प्लेस, मतलब ये डोर है, ठीक है, और आपने दोस्तों इसको आसानी से खोलना है तो हैंडल कहां पे लगाएंगे, ये इसके हिंज है, तो क्या हिंज के पास लगा देंगे दोस्तों, हिंज के पास नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मोमेंट कम मिलेगा एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे लगाएंगे इसका हैंडल, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ज्यादा हो जाएगी, और एफ बराबर या मोमेंट बराबर क्या होता है, सॉरी मोमेंट बराबर होता है दोस्तों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ही मोमेंट ज्यादा आएगा, और मोमेंट ज्यादा आएगा दोस्तों तो आप आसानी से खोल सकते हैं, तो मतलब जितना भी हिंज से दूर लगाएंगे उतना ही आसानी से खुल जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जेईई में पूछा जा चुका है। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दोस्तों टी है, चलो इसको चेंज कर लेते हैं आर, एक वायर का पूरा रेजिस्टेंस आर है, मतलब एक वायर है इस टाइप से, थोड़ा सा ऊपर, ये पूरा वायर है इस टाइप, इसका रेजिस्टेंस दोस्तों आर है। अब हमने क्या किया दोस्तों, इसको इक्वल पार्ट में कट कर दिया, और कितने पार्ट्स बनाए इसके, एन नंबर ऑफ पार्ट बनाए, एन नंबर ऑफ पार्ट हमने इसके बना दिए। अब हमने क्या किया दोस्तों, इनको ऐसे अरेंज कर दिया, पैरेलल अरेंज कर दिया। अब आप बताएंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, फिर से समझिए दोस्तों, हमने पूरा तार लिया, पूरे तार का रेजिस्टेंस था आर, हमने उसको एन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और फिर उनको हटा के हमने ऐसे अरेंज कर दिया। अब आपने बताना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। देखो जब मैंने इसको कट करा तो ये सीरीज में कनेक्ट हो गया, एन नंबर ऑफ पार्ट बन गए इसके। अब यहाँ पे इक्वल है, इक्वल है, सभी पार्ट इक्वल है, तो सभी का रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा, R1 R1 R1। जब R1 है दोस्तों तो हम क्या बोल सकते हैं, पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R अपॉन N, क्योंकि N नंबर ऑफ पार्ट है। अब हमने क्या किया, इसको हटा के ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, इसका भी R1 रेजिस्टेंस तो बराबर ही होगा ना सभी का, इंडिविजुअल R1 एंड R1, N नंबर ऑफ पार्ट में लगा दिया। अब पैरेलल केस में जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस प्लस 1/R। अब यहाँ पे आप देखेंगे R1 R2 R3 ये सभी क्या है, सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1/1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R1 प्लस प्लस 1/R। तो वही देखो जब सभी इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं ना इसको N/R1, R1 हम यहां से निकाल चुके हैं, यहाँ पे रखेंगे, तो रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, N² R। तो अब इसको उल्टा करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/N², तो R इक्विवेलेंट ये होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में आंसर क्या दिया, तो आप देख सकते हैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/N² होगा, ये पूछ चुका है दोस्तों कई एग्जाम, एसएससी के कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट कवर्स ए डिस्टेंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। तो एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों जो कवर करता है कुछ डिस्टेंस जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ टाइम के, तो आपने बताना है यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसने डिस्टेंस चली दोस्तों x, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम स्क्वायर के, जितना टाइम लिया उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, हमने k लगा लिया है कांस्टेंट। अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx/dt बराबर 2k आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे हम v, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम को वेलोसिटी बोलेंगे, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे t भी लगाना है 2kt।
फिर से इसका करेंगे क्योंकि मुझे एक्सेलेरेशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हो जाएगा दोस्तों एक्सेलेरेशन, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2k। अब आप देखेंगे इसमें वेरिएबल नहीं है, t खत्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बचा है। तो एक्सेलेरेशन इस केस में कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर आप अपनी गाड़ी को इस स्पीड से भगा रहे हैं कि जितनी डिस्टेंस आप चल रहे हैं वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो हमेशा सेम रहेगी, आपकी गाड़ी की स्पीड ना तो कम होगी ना ही ज्यादा होगी, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट बना रहेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इज मेजर्ड। तो जो स्टार्स होते हैं दोस्तों, अगर उनकी डिस्टेंस मेजर करनी है, जैसे कि अर्थ से हम सन की डिस्टेंस मेजर करते हैं, मून से सन की, या कितने भी स्टार हैं उनकी हमें मेजर करनी है, तो हम मीटर किलोमीटर में नहीं करेंगे, उसको हम करेंगे दोस्तों लाइट ईयर में। आपने देखा होगा 1 लाख लाइट ईयर दूर है कोई स्टार, या इतने दूर है या इतने दूर है, तो ये करते हैं हम दोस्तों हम लाइट ईयर की हेल्प से। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन इसके इक्वल होता है, ये तो आपको पता होगा 10⁻6 mm के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर। ये गलत लिखा है, एट मतलब कि एट विच पॉइंट हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब कि हाईएस्ट डेंसिटी किस पॉइंट पे होती है वाटर की, तो ये होती है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये तो सिंपल है, आपको पता होगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इस टाइप से हम बढ़ते जा रहे हैं टेम्परेचर को, और इस टाइप से आपकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो आप देखेंगे दोस्तों एक पॉइंट पे जाके ये डेंसिटी डिक्रीज होना चालू हो जाएगी। तो ये पॉइंट है दोस्तों आपका 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर गामा डब्ल्यू कितना होता है, ये होता है दोस्तों 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपने वैल्यू बताना है हॉर्स पावर का, ये तो आपको पता होगा 746 वोट होता है। ठीक है, 746 वोट होता है। द साउंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज जनरली कंपेटिबल विथ। तो जो एयरक्राफ्ट का साउंड होता है वो किस किस साउंड के साथ कंपेटिबल होता है दोस्तों, तो ये होता है 100 डेसिमल। ठीक है, 100 डेसिमल। when the mercury of a barometer suddenly fall, what does it signify। तो बैरोमीटर में दोस्तों मरकरी फॉल कर दी, मरकरी फॉल कर दी है, देखो ऐसे, ये मरकरी का लेवल है यहां तक, और ये है दोस्तों ट्यूब में मरकरी का लेवल। तो मरकरी एकदम से फॉल की है, एकदम से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेशर कम हुआ है, यहाँ पे एयर का प्रेशर कम हुआ है। एयर का प्रेशर कम होने का मतलब क्या है, यहाँ की एयर कहीं और चली गई है, मतलब यहाँ की एयर एक्सपेल आउट होगी। एक्सपेल आउट होने का मतलब है कि कहीं बवंडर में फंस गई है दोस्तों। बवंडर में, बवंडर क्या करता है, अपने चारों ओर की एयर को खींच लेता है, अपने चारों ओर की एयर को खींच लेता है। तो ये सिग्निफाई करता है दोस्तों कि तूफान आने वाला है, बवंडर आने वाला है, ओले पड़ने वाले। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम The work done by the formula of simple pendulum during a full oscillation is equal to। देखो यहाँ पे बोला है वर्क डन किसी सिंपल पेंडुलम में, कब, जब वो फुल एक्सीलेशन करे, जब वो फुल ऑक्सीलेशन करे तब कितना होगा। तो ये सिंपल पेंडुलम है। फुल ऑक्सीलेशन का मतलब है दोस्तों ये इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो इस पूरे चक्कर में कितना काम किया इसने, मतलब 1/4 इधर गया, फिर 1/4 इधर आया, 1/4 इधर गया, 1/4 इधर आया, तो पूरा चक्कर बैठा दोस्तों एक। तो एक चक्कर कब बैठा, जब ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पे आके रुक गया। अब आप देखेंगे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट भी यही है इसका, और इसका डेस्टिनेशन पॉइंट भी यही है, एंड पॉइंट भी यही है। तो इनके बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, वर्क डन आपका 0 है। इसलिए बोलते हैं दीवार में सर मारने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि
काम कुछ नहीं कर रहे हैं आप पूरा दिन दीवार में लगे रहे, अगर उसमें जरा सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो काम जीरो होगा। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिला तो आपने काम कुछ नहीं किया। तो इसलिए स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों, व्हाट आर द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट की आपने यूनिट बतानी है, तो ये होता है दोस्तों जूल सेकंड। प्लांक कांस्टेंट की यूनिट होती है आपकी जूल सेकंड। व्हाट कॉजेस ए नीडल और पिन टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो आपने बताना है जो नीडल होती है या कोई पिन होती है वो सरफेस पर, वाटर की सरफेस से फ्लोट करती है, तो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन सिंपल है दोस्तों, सरफेस टेंशन, जो कि सरफेस पर लगती है। लेट सपोज ये आपकी नीडल है, तो इसकी सरफेस पर इस टाइप से एक फोर्स लगेगी और इसको दोस्तों तान के ऊपर फ्लोट करने लगेगी। ठीक है, सरफेस टेंशन एफएम में हम अच्छे से पढ़ते हैं, तो आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट आर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है दोस्तों, ये होती है वोट। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, वोट होती है। इफ एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इन ए सर्किल एट द सेम स्पीड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल में सेम स्पीड से रोटेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेरी करेगी। क्या होगा दोस्तों, तो वेलोसिटी कभी भी दोस्तों कांस्टेंट नहीं रहेगी इन केस ऑफ सर्कुलर पाथ, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदलेगी, बिकॉज हर पॉइंट पे दोस्तों डायरेक्शन बदल रही है। ये डायरेक्शन इस साइड है, ये डायरेक्शन इस साइड है, ये डायरेक्शन इस साइड है। तो जब डायरेक्शन बदलेगी दोस्तों, और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है दोस्तों एक्सेलरेशन आएगा। तो हमेशा दोस्तों सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटिंग मोशन होता है। चलिए आगे चलते हैं। वाई राइस कुक्स फास्टर इन प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में दोस्तों राइस जल्दी क्यों पक जाते हैं, ये आपने बताना है। तो वाटर बॉईल एट ए हायर टेम्परेचर व्हेन देयर इज ए प्रेशर। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, वाटर बॉईल देर में होता है। मैंने आपको एफएम में पढ़ा रखा है कि जो वेपर प्रेशर होता है दोस्तों, वेपर प्रेशर, अगर ये एब्सोल्यूट प्रेशर से कम हो जाए, एब्सोल्यूट प्रेशर से कम हो जाएगा, सॉरी एब्सोल्यूट प्रेशर बात कर रहे हैं हम, एट एटीएम प्रेशर से, तो इस केस में दोस्तों कभी भी बॉइलिंग नहीं होगी। आई थिंक मुझे एक बार रिपीट करने दो। देखो यह है आपका एक कंटेनर है, यहाँ पे आप इसको हीट दे रहे हैं, ऊपर से दोस्तों एटीएम प्रेशर लग रहा है, एटीएम प्रेशर लग रहा है। तो अगर एटीएम प्रेशर ज्यादा है, एटीएम प्रेशर ज्यादा है और नीचे का दोस्तों वेपर प्रेशर कम, तो कभी भी बॉइलिंग नहीं होगी। बट जैसे जैसे दोस्तों नीचे से आप हीट बढ़ाते चले जाएंगे, हीट बढ़ाते चले जाएंगे, हीट बढ़ाते चले जाएंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होता चला जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये इसको एक्सीड कर जाएगा, उस टाइम बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बॉइलिंग कभी स्टार्ट होती है, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से बंद है, तो ऊपर का प्रेशर हमने ज्यादा कर रखा है, ऊपर का प्रेशर हमने ज्यादा कर रखा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब दोस्तों जो वेपर है वे बन के क्लोज कंटेनर से टकरा के ऊपर इसकी सरफेस पे और एडिशनल प्रेशर लगा रही है, तो नीचे से प्रेशर ज्यादा लगाना होगा इसको काउंटर करने के लिए। अब आप बोलेंगे हर बार ये यहाँ पे ऐड होती रहेगी, बट दोस्तों इसका भी एक फिक्स स्पेस होता है, इतने स्पेस में जितनी भी आनी है वो आ जाएगी, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी, उसके बाद आप हीट बढ़ाते चले जाएंगे, ये इसको काउंटर करने लगेगी, और जब पूरी तरह से काउंटर कर देगी तब से ये बॉइलिंग होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर का प्रेशर ज्यादा कर दिया आपने, अब ये ज्यादा टेम्परेचर पे आप क्या कर रहे हैं, इसको बॉइल कर रहे हैं। ज्यादा टेम्परेचर का मतलब क्या है, ज्यादा हीट दे रहे हैं, और ज्यादा हीट देने का मतलब क्या है, ज्यादा एनर्जी, और जब एनर्जी ज्यादा जाएगी तो मोलिक्यूल्स में जो
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वीक होने लगेगी तो चावल उबलने लगेंगे, मतलब चावल पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। वाई द अर्थ हैज इट्स ऑन एटमोस्फेयर, तो अर्थ का एटमोस्फेयर क्यों होता है दोस्तों, ये आपने बताना है। तो देखो दोस्तों, एटमोस्फेयर में क्या होता है, गैसेज होती है, बहुत टाइप की गैसेज होती हैं। गैसेज को अगर कोई होल्ड करके रख रहा है तभी दोस्तों एटमॉस्फेयर का एग्जिस्टेंस है। तो कौन होल्ड करता है, ड्यू टू दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये ऊपर स्केप नहीं कर पाता है, इसलिए हमारे पास एक एटमॉस्फेयर है। व्हाट इज द स्टॉपिंग फोर्स ऑफ ए व्हीकल व्हेन अप्लाइंग ए ब्रेक, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं दोस्तों तो उस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप करती है व्हीकल को, टाइम फ्रिक्शनल फोर्स व्हीकल को स्टॉप करती है। सी वाटर हैज मोर सॉल्टी देन रेन वाटर बिकॉज रेन रिवर कैरी सॉल्ट फ्रॉम अर्थ एंड प्योर इनटू द सी। देखो दोस्तों, सी वाटर ज्यादा सॉल्टी होता है रेन वाटर से, क्योंकि रेन वाटर क्या करेगा, गिरेगा अर्थ पे, एसिपरेट होगा और फिर अर्थ से जो भी मिनरल्स है, जो भी सोल्ट है, इनको इकट्ठा करके रिवर में पहुंचाएगा और रिवर कहां पे पहुंचा देगी, सी में पहुंचा देगी। तो सी में ज्यादा सोल्ट जा रहा है, इसलिए सोल्टी होता है सी का वाटर ज्यादा, और रेन वाटर इतना सोल्टी नहीं होता है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड ए सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में हम बात कर चुके हैं। यूनिफॉर्म स्पीड होने के कारण भी यहाँ पे आपको वेरिएबल वेलोसिटी देखने को मिलती है और वेरिएबल एक्सेलेरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलेरेशन देखने को मिलता है क्योंकि देखो भाई, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और है तो एक्सेलेरेशन कुछ और होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और है तो वेलोसिटी चेंज हुई है, एक्सेलेरेशन भी चेंज होगा। तो एक्सेलेरेशन भी वेरी करता है और वेलोसिटी भी वेरी करती है। व्हाट प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क ऑन, तो रॉकेट जो उड़ता है दोस्तों वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, तो ये होता है दोस्तों न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड, रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन पर, एक्शन एंड रिएक्शन पर। जो उसकी गैसेज निकलती है वे नीचे से रिएक्शन प्रोड्यूस करती है और रिएक्शन के कारण ये ऊपर उठता है दोस्तों। व्हाट कॉजेस क्लाउड टू फ्लोट इन एटमॉस्फेयर, तो क्लाउड्स जो होते हैं, बादल होते हैं, वे एटमॉस्फेयर में क्यों तैरते हैं ये आपने बताना है। तो देखो दोस्तों, ये इसलिए तैरते हैं बिकॉज इनका जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही कम होता है, डेंसिटी लो होता है, और डेंसिटी लो होने के कारण ये ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन है या नहीं। देखिए देखिए मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, हमने ज्यादा से ज्यादा कवर करने हैं। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चंस, और अगर आपने सभी लेक्चर्स का बेनिफिट उठाना है, बिकॉज सभी लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से होने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा जो एससीजे में पूछता है, तो आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आप वहां पे हर एक लेक्चर का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।